ओके तो चलिए आज हम लोग रिवाइज करेंगे इन्वेस्टिगेशन रिवाइज करने से पहले एक छोटी सी बात जरूर बोल के जाऊंगा जो बड़ी देर से बोलने का मन कर रहा था। लाइव क्लासेस से आप मुझे बताइए आपका डिसिप्लिन बनता है कि नहीं बनता है। जबरदस्त। मेरे हिसाब से लाइव क्लासेस बच्चों एक बहुत सही तरीका है क्लास अटेंड करने का, और खासकर जिसमें आप मेरे को देख पाए और मैं आपको देख पाऊं, इससे एक अच्छा खासा रिदम बन जाता है, इससे अच्छा खासा स्केड्यूल बन जाता है। तो प्लीज अगर आप लाइव क्लास में आ रहे हैं किसी भी हाल में इनको स्किप मत कीजिए, सारी लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए। जितना पार्टिसिपेट करेंगे टाइमली पढ़ेंगे उतना मजा आएगा। अब करते हैं रिवीजन। सुनिए मेरी बात को। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले ऑडिट की डेफिनेशन आई होप सबको पता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी कैसे भी हो, ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, बोले तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन SCS, सिस्टमैटिक क्रिटिकल स्पेशल। सिस्टमैटिक क्रिटिकल स्पेशल रिकॉर्ड्स को चेक करना है स्पेसिफिक पर्पस के साथ। ऑडिट का पर्पस हमेशा से तय है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस कुछ भी हो सकता है जो स्पेसिफाई किया जाएगा। अच्छा, एग्जामिनेशन इंटेंसिव और एग्जॉस्टिव होता है इसके अंदर, और हमारा फोकस जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी पे ही रहता है। हम और कोई ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ ही आते हैं। आइए देन डिफरेंस बहुत आसान है। डिफरेंस इन्वेस्टिगेशन वो कर पाते हैं जिनके पास स्पाइन होती है, वो ओ से हो गया जी ऑब्जेक्टिव, और ओ से हो गया ऑब्जर्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिव आई होप सबको क्लियर है, यहां पे होता है एस्टैब्लिशिंग इफेक्ट। यहां पे आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख के आओ जो अभी तक आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने बेटा अभी तक? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। Whether financial statement are prepared in all mental respect as per applicable financial reporting framework, no problem at all. Then observance वाले कोई पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ऑडिट में हम लोग ऑब्जर्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जरूर चेक करते हैं कि भाई साहब हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो कंप्लाई करती है इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और नॉट। इन्वेस्टिगेशन में ये एनालिटिकल नेचर है, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं, हमें बहुत सारी चीजों को जो है इवैल्यूएट करना पड़ता है एज पर दी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी। स्पाइन एस, स्कोप स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी दोनों हो सकता है, यहां पे जनरली लॉ के हिसाब से चलता है। पीरियोडिसिटी, यहां पे कोई रिजिड टाइम फ्रेम नहीं होता है, यहां पे जनरली स्पीकिंग ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ही होते हैं, और जनरली ईयरली ही ज्यादा होता है ऑडिट। देन नेचर, ये वॉलंटरी वो मैंडेटरी। आइन, स्पाइन का आई, इनहेरेंट लिमिटेशन, यहां पे एज सच नहीं है, वहां पे उसके नेचर को लेके बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशन है, जैसे कि ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यू डोंट हैव द पावर्स टू सर्च एटसेट्रा, राइट। देन इसके बाद ये हमने पढ़ लिया था एविडेंस, यहां पे कॉन्क्लूसिव और वहां पे प्राइमा फेसी या फिर क्या बोल सकते हैं परसुएसिव। डन। देन लास्ट वाले दो तो बहुत आसान है, कौन अपॉइंट करता है? इधर भाई साहब आपको जो है एक स्पेसिफिक अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है, थर्ड पार्टी भी अपॉइंट कर सकती है। यहाँ पे शेयर होल्डर किसको रिपोर्ट करना है? जिसने इन्वेस्टिगेशन करवाई है। यहाँ पे जनरली ओनर्स ऑफ द बिजनेस को हम लोग रिपोर्ट करते हैं। डन। अच्छा जी। देन मुझे बता दो 5 स्टेप्स क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, बिना देखे बोलने की कोशिश करो। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले? कम ऑन, प्रोग्राम, एविडेंस, एनालिसिस एंड फाइनली रिपोर्टिंग। तो ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम, एविडेंस, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव में अगर बात करूं तो आपको क्या देखना है? कि हमने इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं, बिल्कुल कर रखे हैं। ऑब्जेक्टिव में हमें क्या देखना है, क्या लिखना पड़ेगा कि भैया हमसे चाहते क्या, व्हाट इज सॉट, व्हाट इज द पर्पस, एंड वी मस्ट हैव व्हाट, क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर दिस। अच्छा, दूसरा फॉर्मुलेशन, नैनो में सपना, सपनों में सजना। एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं कि भाई साहब इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। भूमिका बनाएं कि एक प्रोग्राम से पॉसिबल नहीं है कि आप सबकी इन्वेस्टिगेशन कर पाए, राइट। आपको बहुत सारे फैक्टर्स जो माइंड में रखने हैं, और बहुत सारे फैक्टर क्या होते हैं? पहले बिजनेस रिलेटेड फैक्टर, नेचर स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन। फिर स्कोप, क्या एक्सटेंड भी करने पड़ सकता है इन्वेस्टिगेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, और रेलेवेंट एरियाज आपको कौन से दिए गए हैं उसके ऊपर भी आपका प्रोग्राम जो है वो डिपेंड करता है। प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जो आपको प्रोग्रेस के दौरान नॉलेज मिले आप उसको यूज करके जो है आप क्या कर पाए, आप जो है मॉडिफाई कर पाए एक्सटेंट एंड एरियाज ऑफ चेकिंग को। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक बार और रिवाइज करा देता हूं। याद रखिए, एक प्रोग्राम से आप सबकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। आपको कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए? पहले बिजनेस रिलेटेड, नेचर, स्ट्रक्चर, और जो राइमिंग में आ रहा है इंस्ट्रक्शन, तो नेचर, स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन। फिर स्कोप आपको ध्यान में रखना है। एक्सटेंड दी आ रहा है, एक्सटेंड, इज देयर अ नेसेसिटी टू एक्सटेंड बियॉन्ड दी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनली हमने क्या ध्यान में रखना है? रेलेवेंट एरिया। फिर फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात लिख के आ जाएंगे कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हम लोग प्रोग्रेस करते रहें, और अपने अगर मॉडिफाई करना पड़े हमें एक्सटेंट और एरिया ऑफ चेकिंग तो हम कर पाए। कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस, कुछ भी नहीं है, बेस्ट एविडेंस लाओ, नॉर्मल वर्क को डिस्टर्ब नहीं करना। स्टेप 4 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, बहुत सिंपल सी बात है। कंक्लूजन से पहले फैक्ट्स और फिगर्स को एनालाइज और कंपेयर कर लो। कंक्लूजन आपका सॉलिड एविडेंस और फैक्ट्स के बेस पे बेस्ड होना चाहिए। सारे रेलेवेंट फैक्टर कंसीडर कर लो, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डाउटफुल नहीं होना चाहिए।
एक बार दोबारा से, कंक्लूजन से पहले आप लोग सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंपेयर और एनालाइज कर लो। कंक्लूजन आपका सॉलिड एविडेंस और प्रॉपर रिकॉर्ड पे बेस्ड होना चाहिए। रेलेवेंट फैक्टर्स कंसिडर करो, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डाउटफुल नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग याद रखें, रिपोर्टिंग के 2 फैक्टर्स ध्यान में रखने आपको, इंस्ट्रक्शन और साथ में आपकी फाइंडिंग, आपको क्लाइंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है और आपकी फाइंडिंग्स क्या है। नाउ अब इसके अंदर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या क्या इशू आप कंसिडर करेंगे रिपोर्ट करते समय, रिपोर्ट बनाते समय। सिंपल सी बात, सबसे पहली बात, कोई भी इरेलीवेंट चीज नहीं आएगी, नॉट रिलेवेंट नॉट कंटेन, या नॉट कंटेन नॉट रिलेवेंट, डन। आपका मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन मिनिमाइज होनी चाहिए, फैक्ट्स और कंक्लूजन एविडेंस से लिंक होने चाहिए। बेसिस और अजम्पशन पहले तो यूज नहीं करने की कोशिश करो, अगर यूज कर रहे हो तो उन्हें बताओ, उनकी रीजनेबलनेस बताओ, और दे शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद दी ऑब्जेक्टिव। ओवर स्टॉकिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो कंजम्पशन रेशियो को आप एज्यूम नहीं कर सकते पुराने वाले को। सिंपल एग्जाम्पल ही बोल दे रिवीजन वीडियो में, और कहां मिलेगा तुम्हें तुम्हारा ऐसा टीचर है दुष्टो, पास होके दिखाना ऑडिट में अच्छे नंबर लेके। ओके, आ जाओ मेरे साथ साथ बच्चों, साथ साथ जुड़े रहना जरा। फिर से एवरीवन, क्या करना है रिपोर्ट बनाते समय, नॉट कंटेन नॉट रेलेवेंट, पहली बात तो यही। मीनिंग क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फैक्ट्स जो है वो एविडेंस से लिंक होने चाहिए, और बेसिस और अजम्पशन स्टेट करें, बेसिस और अजम्पशन स्टेट करें, कॉन्फ्लिक्टिंग अजम्पशंस ना लें। फिर उसके बाद तो बहुत ही आसान, रिपोर्ट पैराग्राफ में होगी, एक ये पकड़ लो, और ओपिनियन लास्ट पैराग्राफ में होगा, डिटेल एंड एक्स्ट्रास में होंगी। कम ऑन, याद है ना आपको। फिर उसके बाद NSOL, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन आपको पता होना चाहिए, एंड उसी से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो क्लाइंट इंपोज कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। 8 बातें, कम ऑन गाइस, पक्का। संदीप आ जाओ जी। देन इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आया था, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया था कि सर स्पेशल इशू क्या क्या आते हैं, सेंट परसेंट करना है या सिलेक्टिव कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक सिचुएशन पे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर फाइंडिंग द मिसिंग मनी, ऑल रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल यू आर चेकिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, सम ट्रांजैक्शन। बट क्या आप हेयर एंड देयर कुछ भी उठा लोगे, या स्टैटिस्टिकली रिकॉग्नाइज सैम्पलिंग करोगे, स्टैटिस्टिकली रिकॉग्नाइज सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे। डन, जल्दी बोलिए, आ जाओ। क्या अब नैनो में सपनों में सजना बेटा, सजना और सजना पे दिल आ गया, IC आएगा। आ जाओ जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। क्या आप लोग ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे रिलाय कर सकते हो? मेरी बात को सुनो, अगर इन्वेस्टिगेशन हो ही इसलिए रही है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डाउट है, रिलाय मत करो भाई। अगर आपको कोई और काम के लिए बुलाया गया, बिजनेस की वैल्यूएशन वगैरह के लिए, तो आप लोग रिलाय कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट ऑडिट केयरलेसली ना हुआ हो, और साथ साथ में आपको इंस्ट्रक्शन ना मिली हो कि भाई आपने तो सब कुछ चेक करना है। अगर इंस्ट्रक्शन मिली तो हम सब कुछ चेक करेंगे। 2 बातें। तीसरी बात, अगर क्वालिफाइड अकाउंटेंट ने उसे ऑडिट नहीं किया है तो हमारी नेचुरल ड्यूटी है कि हम अपने फैक्ट्स और फिगर्स को जो है वो प्रॉपर्ली चेक करें, वेरीफाई करें। चौथी बात, अगर भाई साहब प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने ऑडिट किया है और इन्वेस्टिगेशन के पर्पस को ध्यान में रखते ही ऑडिट किया है, यानी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग हुई है, तो आप डेफिनेटली रिलाय कर सकते हो, बट यू नीड टू कंसिडर द प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, CCO युवा। डन। देन आखिरी बात याद रखें कि भाई ऑलवेज इंश्योर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड व्हाट, ऑब्जेक्टिवली। बायसनेस के लिए चेक करें कि कहीं उसके अंदर बायसनेस तो नहीं है। डन बच्चों, डन, कम ऑन। 5 बातें एक बार रिपीट कर दूं। देखिए, डाउट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आए हो, भाई साहब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाय नहीं करना है, आपको उनको फर्दर वेरीफाई करना है। बिजनेस वैल्यूएशन वगैरह पर्पस के लिए आए हो, रिलाय कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट केयरलेस ऑडिट नहीं था, प्रोवाइडेड दैट आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिली थी कि सब चेक करना है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने ऑडिट नहीं किया है, आपको अब चेक करना ही पड़ेगा। स्पेशली प्रिपेयर किए प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने इन्वेस्टिगेशन या फिर कुछ पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए, आप रिलाय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि अभी भी आपकी लायबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, लेकिन आपको CCO युवा जरूर करना है। CCO युवा क्लियर है ना? कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग, एडिक्वेसी, ऐसे 500, ऐसे 600, ऐसे 500, ऐसे 600, हाँ ऐसे 500, ऐसे 600, ऐसे 610, ऐसे 620, हर जगह पे लगता है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अनदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, आपका ऑडिटर्स एक्सपर्ट। आ जाओ जी। देन ऑल्सो इंश्योर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑब्जेक्टिवली, ये तो हमने हर बार चेक करना ही करना है। देन और क्या इश्यूज थे, आइए। क्या असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट की जरूरत है? जनरली स्पीकिंग आपको खुद जज करना है, जरूरत है तो मैनेजमेंट से रिटर्न कॉन्सेंट ले लो, उसके बाद ही आप अपने एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम और डिस्प्यूट की वजह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अलर्ट रहना है, इंपार्शियल रहना है, क्लाइंट इन्फ्लुएंस करने की फेवरेबल कंक्लूजन के लिए आपको कोशिश कर सकता है। अलर्ट रहना है, इंपार्शियल रहना है, इन्फ्लुएंस और फेवरेबल इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा सकती है। यू हैव टू एक्ट प्रोफेशनली इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी पार्टीज। देन बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटर, छोटा सा पॉइंट, स्पेकुलेटिव ओपिनियन नहीं होने चाहिए, फैक्ट बेस्ड होने चाहिए, और अगर फैक्ट्स क्लियर नहीं है तो एक ओपिनियन एक्सप्रेस मत करो, या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन दो जिसमें क्लियरली अपने रीजंस बताओ। ओके
देन क्या फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट दे सकते हैं? नो, आप फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। ट्रेंड्स को अज्यूम किया जा सकता है कि सेल इसी ट्रेंड से ग्रो होती रहेगी, प्रोवाइडेड दैट हम उसमें से फ्लक्चुएशंस और एक्सट्रेनियस फैक्टर्स जो है वो हटा दें। लेकिन किसी भी हाल में क्या आप लोग वैल्यू दे सकते हो? आंसर इज नो, हम वैल्यू जो है वो नहीं दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? प्रोजेक्शन ऑफ ट्रेंड इनटू फ्यूचर ईयर्स टू एस्टैब्लिश वैल्यू नॉट परमिटेड। आइए जी। देन वर्किंग पेपर, अरे भाई साहब बिल्कुल, चाहे नोट्स हो, कॉपीज ऑफ स्केड्यूल हो, वर्किंग पेपर हो, हमें डेफिनेटली उन्हें रिटेन करना चाहिए। रिटेन करने से हम फैक्ट्स को कोरिलेट कर पाते हैं, रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर पाते हैं, और आपके वर्किंग पेपर आपकी बुक फिगर्स को फाइनल फिगर से क्या करते हैं? लिंक करते हैं। रिप्रेजेंटेशन लेटर जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब आपको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो ये रिप्रेजेंटेशन लेटर्स जो है काम आएंगे। देन हमने कुछ लिमिटेड टॉपिक्स यहाँ पे पढ़े हैं, और वो लिमिटेड टॉपिक्स बेसिकली किस बात से डील करते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको जो है बिजनेस इन्वेस्टिगेशन करते समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट लाइन आइटम्स को आपने कैसे एनालाइज करना है। हमने सिर्फ 4 लाइन आइटम पढ़े हैं। अगर आप बहुत सारे लाइन आइटम्स और पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रेफर द मॉड्यूल ऑफ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज, द ग्रेटेस्ट, द वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहां पे हमने सबसे पहले देखा फिक्स एसेट को लेके आप लोग कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे। बेसिकली एज अ इन्वेस्टिगेटर आप ये कैसे पता लगाएंगे कि फिक्स एसेट को लेके, हाँ जी, फिक्स एसेट को लेके हमें कितने फंड्स की आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। तो हम देखेंगे कि भाई हमारी जो करंट मशीनरी है जो ऑब्सलीट हो रही है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, ए, बी, और अगर हमारे पास कोई एडवांस वर्जन ऑफ द करंट मशीनरी आया हुआ है उसको बाय करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, ये हम लोग जो है वो असेस करेंगे। BSPKT आई होप याद है आपको, बिन सर पैर का टापिक। ओके, आ जाओ। टर्नओवर इंपॉर्टेंट है, हमने इसका क्वेश्चन ड्यू डिलीजेंस में ही कर लिया था। अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर जानना चाहता हूं मैं, रहेगा या नहीं रहेगा, 4 फैक्टर आईसी ने बताया, लिख के आइए। TMPC, टी से हो गया ट्रेंड। ट्रेंड देखिए, ट्रेंड में अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो मेंटेनेबल नहीं है। ट्रेंड अगर स्मूथ चल रहा है, एक पर्टिकुलर लाइन में चल रहा है और कोई अदर फैक्टर आपको नजर नहीं आ रहा है, मेंटेनेबल है। M, मार्केटेबिलिटी, मार्केट साइज देखिए, मार्केट साइज एग्जॉस्ट हो चुका है, नई मार्केट्स नहीं मिल रही है तो मेंटेनेबल नहीं है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखिए, बेसिकली लॉ देखिए, आप फॉरेन कंपटीशन वगैरह देखिए, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, क्लोजिंग अप ऑफ इकोनॉमी देखिए, वहां से आपको पता चलेगा कि आप सेल्स मेंटेन कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे या नहीं। कंपटीशन, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा कंपटीशन सेल्स मेंटेन करने में उतनी ज्यादा दिक्कत, जितना बड़ा कॉम्पिटिटर सेल्स मेंटेन करने में उतनी बड़ी दिक्कत। फॉर एग्जांपल जियो। फिर साथ साथ में याद रखिए, जितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़ने वाले हैं, जितना बड़ा कॉम्पिटिटर आने वाला है, जितने कम बैरियर्स टू एंट्री रहने वाले हैं, कंपटीशन उतना ज्यादा बढ़ने वाला है और सेल्स पे उतना ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। देन वर्किंग कैपिटल को लेके आपको क्या बोला गया कि भाई साहब आपने क्या करना है, फ्यूचर वर्किंग कैपिटल नीड्स को असेस करना है, उसके लिए आपको ये चीजें कंसिडर करनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बड़ा है क्या? बड़ा है तो टेम्परेरी है या फिर कॉन्टिन्यूइंग है? ट्रेड पेबल्स को टाइम पे पेमेंट मिल रही है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल जो है वो उन पे क्या इंपैक्ट आएगा मेरे नए बिजनेस का, नए प्रोडक्ट का, या फिर इंक्रीज इन सेल का। फिर से बोलता हूं, आपने ये असेस करना है कि फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल नीड्स जो है वो क्या रहने वाली है। इसके लिए आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चेक करेंगे, वो बड़ा है क्या? बड़ा है तो वो टेम्परेरी है या कॉन्टिन्यूइंग है? ट्रेड पेबल्स को टाइम पे पेमेंट होती है, मेरे ट्रेड रिसीवेबल, पेबल और इन्वेंट्री पे क्या इंपैक्ट आने वाला है अगर मैं सेल्स बढ़ाता हूं, अगर मैं नए प्रोडक्ट्स लेके आता हूं। देन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बच्चों आपने क्या देखना है, क्या प्रॉफिट्स में कोई फ्लक्चुएशन है, और अगर है तो हम उसे एक्सट्रेनियस फैक्टर के लिए क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं। जैसे कि कोविड एक एक्सट्रेनियस फैक्टर था, फ्लक्चुएशन आई होगी तो उसको एडजस्ट करके आप प्रॉफिट निकालिए। तो आप प्रॉफिट को एग्जामिन कीजिए फ्लक्चुएशंस के लिए और एक्सट्रेनियस फैक्टर्स के उसमें एडजस्टमेंट कर दीजिए। फिर आप फैक्टर्स देखिए, जो फ्लक्चुएशंस ला रहे थे वो टेम्परेरी है या लाइकली टू रिकर है, यानी कि बार बार आने वाला है। ओके, तो हमने देखना है फ्लक्चुएशन आ रही है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को एडजस्ट करना है, जिन फैक्टर्स की वजह से फ्लक्चुएशन थी वो टेम्परेरी है या लाइकली टू रिकर है। देन आपने देखना है कि अगर स्टेबल और इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है बिफोर टैक्सेशन, तो भाई साहब आपको इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इट इंडिकेट्स दैट प्रॉफिट विल बी देयर इन द फ्यूचर। लेकिन अगर फॉलिंग परसेंटेज है और कोई भी इंप्रूवमेंट के चांस नहीं दिख रहे हैं, इट इंडिकेट्स दैट यू शुड नॉट फर्दर इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। नाउ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल से पढ़ने हैं। जो न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो कैसे करने वाले हैं, ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट जो है इनको आईसीए की बुक से पढ़ने वाले हैं। नॉन स्टैच्यूटरी में हमारे पास 6 तरह की इन्वेस्टिगेशन आती है, हम लोग इसमें से 3 कवर करेंगे क्लास में, 3 आपको देंगे होमवर्क में। आई होप आप लोग कर लेंगे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो बोल दो। चलो जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं जाते जाते बच्चों आप लोगों को एक फेमस लाइन जो है वो दिखाना चाहता हूं। वो फेमस लाइन किसकी है मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। वो फेमस लाइन है किसकी? वो फेमस लाइन है सर एडमंड हिलेरी की। आप जानते हैं एडमंड हिलेरी साहब को? नाम सुना है आपने? नाम सुना है कि नहीं सुना है आपने, मुझे बताइए। चलिए, ये थे जिन्होंने किसको कॉन्कर किया था, जिन्होंने क्या कॉन्कर किया था, हिमालय को। हिमालय के ऊपर जो है ये चढ़ने वाले व्यक्ति थे, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहां पर जरा देखिए कि क्या बातें लिखी हुई हैं, जरा रीड कीजिए।
जब ये पहली बार गए थे तो भाई साहब ये जो है चढ़ नहीं पाए थे, उसके ऊपर कॉन्कर नहीं कर पाए थे। एवरेस्ट, हाँ एवरेस्ट, यस 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 एवरेस्ट, बिल्कुल भाई बिल्कुल, मेरी जानकारी थोड़ी सी कम थी। तो जब ये पहली बार गए थे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ नहीं पाए थे, इन्होंने वहां पर खड़े होकर क्या बोला कि आई विल कम अगेन एंड कॉन्कर यू बिकॉज यू एज अ माउंटेन कैन नॉट ग्रो बट आई एज अ ह्यूमन बीइंग कैन ग्रो। तो ये बात आप समझिए कि आप सबसे बड़ी बात, और पता है इन्होंने कॉन्कर करने के बाद क्या बात बोली थी जब ये उसके बाद एवरेस्ट पे चढ़ गए। पहले तो ये बोल के आए कि भाई तू एक पहाड़ है और तू नहीं बढ़ सकता, मैं एक इंसान हूं, मैं जाऊंगा सीखूंगा नई टेक्निक सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं दोबारा आके जो है वो कॉन्कर करूंगा। और जब ये कॉन्कर कर गए थे तब इन्होंने पता क्या बोला, वी नेवर कॉन्कर एनी माउंटेन और एनी डिफिकल्टी, वी जस्ट कॉन्कर आवरसेल्व्स। आप समझे इस बात को, क्या क्या गहन बात बोल के गई है। कहते हैं कि हम कोई डिफिकल्टी या हम कोई टफ चीज को कभी कॉन्कर नहीं करते, हम अपने आलस को, हम अपने अंदर के एवरेस्ट को जो है वो कॉन्कर करते हैं। तो प्लीज इस बात को समझिए कि कोई भी चीज जो है ऐसी नहीं है जो आप कॉन्कर नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी चीज को कॉन्कर करने के लिए सबसे पहले आपने अपने आप को हराना है, आपने अपने अंदर के जो इनकंसिस्टेंसी वाले एलिमेंट है, जो लैक ऑफ डिसिप्लिन वाले एलिमेंट है, आपने इन एलिमेंट्स को हराना है, इन एलिमेंट्स को जो है आपने पीछे छोड़ना है, एंड डेफिनेटली उसके बाद जो है आप लोग किसी भी चीज को जो है वो कॉन्कर कर पाएंगे। कम ऑन कम ऑन, ओके। अब यहां पे कुछ लोग निट पिक करने आ सकते हैं, सर आपको पता है माउंट एवरेस्ट हर साल 4 mm ग्रो करता है। अरे हर साल करता है ना, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम भी कर लेंगे ग्रो, ठीक है ना, आ जाओ सर। बट हमारा सिलेबस तो ग्रो भी करता है, मुस्कान करने दो, तभी तो मैं बोले देख रहे अब सीए स्टूडेंट अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं करने दो ना। हमने तो सिलेबस को, आप अल्टीमेटली क्या सीखे, हमने तो सिलेबस को ग्रो, हमने तो सिलेबस को कॉन्कर ही नहीं करना, हमने अपने आप को कॉन्कर करना है, अपने अंदर के आलस को कॉन्कर करना है। मैं कहता हूं आईसीआई 2 लाख पेज का भी ऑडिट का सिलेबस बना देता, बिल्कुल एकदम, मैं आपको एग्जैजरेट करके बता रहा हूं। बताओ सीए बनते कि ना बनते, रोक लेता कोई हमें सीए बनने से? बनते, तब भी बनते, सिंपल सी बात है। कम ऑन, है ना। तो आईसीआई को जो करना है, माउंट एवरेस्ट को जो करना है, उसे 4 मीटर बढ़ना है, 4 मिलीमीटर बढ़ना है, बढ़ने दो। आपको सिलेबस का बढ़ाना है, जो भी करना है बढ़ाने दो भाई साहब, हम आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपके लिए एक सजेस्टेड पिक्चर भी है, सोचो मास्टर होके आपको एक मूवी देखने के लिए सजेस्ट कर रहा हूं, और वो मूवी है बच्चों मांझी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका नाम है मांझी द माउंटेन मैन। प्लीज उसे देखें। और कब देखें? जब आप सैटरडे को ब्रेक लेते हैं ना अपनी पढ़ाई से, आप ब्रेक में इस मूवी को जरूर देखें, और आपको पता चलेगा कि भाई साहब कि कैसे एक इंसान की शेयर विल पावर पहाड़ों के बीच में से भी रास्ता निकालने पे उसको जो है वो पावर दे देती है, मोटिवेशन दे देती है ना। तो प्लीज जब आप ये देखेंगे आपको समझ आएगा कि सीए तो कुछ भी नहीं है। सच बता रहा हूं, आपको समझ आएगा सीए तो कुछ भी नहीं, दुनिया में और बहुत सारे गम पड़े हैं, और भी गम है जमाने में सीए के सिवा, है ना। तो प्लीज 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 बच्चों, हार नहीं माननी है, कुछ भी होने दो, कैसा भी होने दो, हम लोग एंड तक लड़ेंगे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन। और दूसरी बात आपको पता है, जब ये चैप्टर मैंने पहली बार पढ़ाया था मेरे को लग रहा था कि क्या है ये भाई, खत्म ही नहीं होगा ऐसे। और फिर मैंने फैसला किया, मैंने कैसे खत्म नहीं होगा, हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, और ऐसे करेंगे कि एग्जाम में लिख के भी आ पाए। कम ऑन, है ना। चलिए, तो प्लीज मेरी फैक्ट चेकिंग को थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैंने शायद हिमालय बोल दिया था, कहीं इस पे वो बन जाए भाई साहब कोई एक्सपोज वीडियो, तो इतनी निट पिकिंग मत करो। कंटेंट, आपको कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ आया ना मैं क्या कहना चाहता हूं, कि यू हैव टू कॉन्कर योरसेल्फ, नॉट द माउंटेन। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे कर देते रिकॉर्डिंग को। सीए फाइनल की और रिवीजन वीडियोस देखने के लिए आप लोगों के साथ एक लिंक मैं शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिएगा। सीए फाइनल की बहुत सारी रिवीजन वीडियोस मैंने बना दी हैं, ताकि आप लोग सीए फाइनल ऑडिटिंग में भी वैसे ही अच्छे नंबर स्कोर कर पाएं जैसे आपने मेरे साथ मिलकर किए थे सीए इंटर ऑडिटिंग में। और इंटर और फाइनल की ऑडिट क्लास के लिए edu91.org विजिट कीजिएगा, और अगर आप लोग कर चुके हैं क्लासेस तो अपने जूनियर्स को रेफर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। ओके, वेलकम बैक। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पढ़नी है। 3 मैं कराऊंगा, 3 आप करेंगे। पहली इन्वेस्टिगेशन जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो कौन सी है? इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर। अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच जो है वो सिमिलर रहने वाली है, जनरल अप्रोच सिमिलर रहने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द व्हाट नेचर ऑफ बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, सर्विसेज दे रही है। इनकमिंग पार्टनर का इंटरेस्ट किसमें? टर्म्स, बेनिफिट और सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड इट्स यूजफुल एप्लीकेशन। कहीं उसे जो टर्म्स मिल रहे हैं वो गलत तो नहीं मिल रहे, टर्म्स सही मिलने चाहिए। साथ साथ में क्या आज भी पार्टनरशिप फर्म आगे भी चल के जो है वो कैपिटल
पे रिटर्न अच्छे से कमा पाएगी, बेनिफिट उसे कॉन्टिन्यूसली मिलते रहेंगे और उसका कैपिटल कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा और यूजफुल एप्लीकेशन होगी या नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करे थे, हम लोगों ने 14 पॉइंटर्स जो है वो निकाले थे जो हमें याद करके जाने हैं अपने एग्जाम पर्पस के लिए। सबसे पहले आप जाएंगे एज अ इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटेंट, क्या जानने की कोशिश करेंगे, पहले 5-7 पॉइंट याद है ना, हमने बिल्कुल अच्छे से याद कर लिए थे। सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करेंगे, इंसेप्शन, ग्रोथ हिस्ट्री, कुछ ना मिले तो पार्टनरशिप से क्या मान लो, डीड मान लो। डीड के बाद हम क्या देखने में इंटरेस्टेड हैं, प्रॉफिट्स, P&L अकाउंट, एसेट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट, देन लोन और उसके बाद लोग। 7 पॉइंट याद है, लोन और उसके बाद लोग, राइट। लोन कितना है, किस टर्म पे है, लोन है नहीं है, दोनों के रीजन, और अगर कोई ऐसा लोन तो नहीं है जो बुक्स में नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, देन उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने इन तीनों को पकड़ लिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, ROC कितना है, फर्म की स्पेशलाइजेशन किस में है और गुडविल किस में है, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, ROC कैसा है, फर्म की स्पेशलाइजेशन कितनी है और गुडविल कितनी है। देन उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 2 पॉइंट और है, एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन का रीजन क्या है और कहीं आने वाले समय में एडमिशन के लिए कोई स्पेशल क्लॉजेस तो नहीं इंसर्टेड हैं किसी आने वाले पार्टनर के लिए। देन लास्ट 2 बच गए थे हमारे पास, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स का इंपैक्ट। एक बार भगवान का नाम लेके सारे दोबारा बोल देते हैं। सबसे पहले जाके हमने क्या देखना है, हिस्ट्री, फिर हमने क्या देखना है, डीड, फिर हमने देखना है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हमने देखना है बैलेंस शीट, फिर उसके बाद हमारे पास आया था एक और, एक मैं मिस कर रहा हूं, 5 वाला कौन सा था फ्यूचर में क्या था, ऑर्डर्स एंड क्लाइंटेल, फिर उसके बाद लोन और लोग, फिर उसके बाद जितने याद रह जाएं, गुडविल की बात करनी थी हमने, गुडविल के साथ साथ हमने स्पेशलाइजेशन की बात करनी थी, स्पेशलाइजेशन के साथ साथ हमने एक बात और करनी थी, वो कौन सी थी, कैपिटल एम्प्लॉयड और ROC। फिर 2 एडमिशन वाले, एडमिशन का रीजन, फ्यूचर में एडमिशन के लिए कोई स्पेशल टर्म्स तो नहीं रखे हुए किसी के लिए, एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन वाला और एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का इंपैक्ट वाला। क्या बोलती पब्लिक, याद हो गए सारे, बोल दो। फिर अदर पॉइंट्स में क्या है, आपका पर्सनल कंसिडरेशन भी हो सकता है, पार्टनर और फर्म की स्टैंडिंग भी हो सकती है, सर्विस रेंडिंग फर्म के केस में आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी, गुडविल, बिजनेस रिकॉर्ड पे ध्यान देते हैं, इंडस्ट्रियल फर्म के केस में आप लोग कस्टमर नेटवर्क कितने ज्यादा वो फैले हुए हैं उनके साइज पे ध्यान देते हैं। चलिए, देन प्राइवेट कंपनी वाला आपने करना था, आ जाते सीधे बैंक वाले पे। बैंक इन्वेस्टिगेशन क्यों कराना चाहता है लोन देने से पहले, बैंक जानना चाहता है कि भाई लोन क्यों ले रहा है, रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं, सिक्योरिटी एडिक्वेट है या नहीं। इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटेंट भी जाके सबसे पहले क्या करेगा, पर्पस ऑफ लोन जानेगा, रीपेमेंट का स्केड्यूल जानेगा, अजम्पशंस और अवेलेबिलिटी ऑफ कैश जानेगा। उसके बाद वो डायरेक्टर की स्टैंडिंग देखता है, डायरेक्टर की स्टैंडिंग देखता है, कंपनी की ऑथराइजेशन देखता है, कंपनी की ग्रोथ डेवलपमेंट देखता है, एंड फाइनली वो बिजनेस एनवायरमेंट का इंपैक्ट देखता है। एक बार फिर से, बैंक पर्पस जानना चाहता है, रीपेमेंट शेड्यूल जानना चाहता है, सिक्योरिटी की एडिक्वेसी जानना चाहता है। इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटेंट भी जाते ही सबसे पहले पर्पस पूछेगा, रीपेमेंट शेड्यूल से रिलेटेड बातें करेगा, डायरेक्टर की स्टैंडिंग, कंपनी की ऑथराइजेशन, कंपनी का ग्रोथ और साथ साथ में इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट भी जो है वो देखने वाला है। नाउ हमें प्रॉफिटेबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करना है, इसके लिए हमें एक्यूरेसी जाननी पड़ेगी, रीपेमेंट शेड्यूल जो फर्निश किया है उसकी, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो बताइए उसकी, और उसके लिए हमें 3 बातें देखनी है, इनकम स्टेटमेंट, रेशियोज, और याद करके बताओ आखिरी पॉइंट क्या आता था, इनकम स्टेटमेंट, रेशियोज, कमॉन, एक और पॉइंट था, इनकम स्टेटमेंट, रेशियो और आपका प्रोडक्ट एनुअल प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, ताकि आप लोग ट्रेंड को जो है वो एनालाइज कर पाए। अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट में क्या देखोगे, 5 साल की इनकम स्टेटमेंट आप बनाओगे जिसमें मेजर हेड इनकम, एक्सपेंसेस, आपका प्रॉफिट, टैक्सेस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। मेंटेनेबल प्रॉफिट देखोगे कितना है, और साथ में जो आप फंडिंग लेने वाले हो उसका भी इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या आएगा ये कंसिडर कर लेंगे। रेशियो में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, सेल्स टर्नओवर रेशियो, और साथ साथ में आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेल्स टर्नओवर नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, और आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सारे रेशियोज आप लोग चेक करके कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पॉइंट बोली दिया था, ब्रेकअप चाहिए हमें किसका, एनुअल सेल्स प्रोडक्ट वाइज, ताकि हम लोग ट्रेंड जो है वो पता लगा पाएं। डन, बोलिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को स्किप करा है कि भाई बैलेंस शीट में आप लोग कैसे देखने वाले हो। तो बैलेंस शीट में हम लोग जो है क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, पूरी बैलेंस शीट उठा लो। पहले फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ, सिक्योर्ड लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अदर लाइबिलिटीज, मिसलेनियस पे आ जाओ, इंश्योरेंस एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज। डन। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे भी एडिशन लिख सकते हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, 7 पॉइंट हो सकता है, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे अगर आपने कहीं पहले लोन के लिए अप्लाई किया था तो उसका आउटकम क्या रहा, वो रिजेक्ट हुआ था या फिर उस वहाँ पे आपको कुछ पार्शियल लोन मिल गया था, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे चेक कर लेंगे। डन। नेक्स्ट तरह की इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड से रिलेटेड बातें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड में सबसे पहले फ्रॉड का मीनिंग ऐसे 240 से उठाया गया है। क्या क्या होता है इसके अंदर, इंटेंशन, डिसेप्शन, इलीगल एडवांटेज। फिर फ्रॉड कितने लेवल पे हो सकता है, 3 डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, पर्सनल गेन्स, कॉर्पोरेट लेवल एंड आपका ऑपरेशनल लेवल।
पर्सनल गेन का एग्जांपल है ब्राइबरी। कॉर्पोरेट लेवल पे आपके पास है कि रेवेन्यू आप लोगों ने जो है वो एनहांस करके दिखाना, एडवांस बिलिंग करना, शेल और डमी कंपनीज बनाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना। ऑपरेशनल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल लेवल में क्या क्या हो सकता है, आपने ऑफ द रिकॉर्ड बुकिंग कर, आपने ऑफ द रिकॉर्ड कैश रिसीव कर लिया, कैश रिसीव करने के बाद उसे जो है एम्बेजल कर दिया, टीमिंग, लेडिंग, फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट, एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा रिम्बर्समेंट एंड पेरोल फ्रॉड। दोबारा बोल देता हूं, मैंने फर्स्ट वाला छोड़ दिया, ऑफ बुक फ्रॉड कर दिया आपने, आफ्टर रिकॉर्डिंग फ्रॉड कर दिया आपने, टीमिंग लेडिंग आप कर सकते हो। टीमिंग लेडिंग क्विक रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि एक डेटर से पैसा है, आप घर ले गए, दूसरे डेटर ने दिया, पहले वाले को क्रेडिट कर दिया, कोई भी डेटर लंबे समय के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं रखा क्योंकि उससे मैनेजमेंट को शक हो सकता था, राइट। दोबारा से, ऑफ बुक रिकॉर्ड कैश मिस एप्रोप्रिएशन, टीमिंग लेडिंग, फिर आप कमीशन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पेरोल फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस ज़्यादा डिसबर्स कर रहे हैं। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि कैसे आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे फ्रॉड को। तो जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है उसके सर्कमस्टेंसेस को समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, दोनों को कनेक्ट करके चलो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट में कवर हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल को समझेंगे और कोई एक्सेसिव कंट्रोल या वीकनेस है तो उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कैश को एम्बेजल करने के और उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स भी बता रखे हैं। तो कैश में कैश रिसिप्ट आप एम्बेजल कर सकते हो, कैश पेमेंट को आप लोग जो है परेशान कर सकते हो इन्फ्लेट करके, आप कस्टमर सप्लायर के लेजर के थ्रू फ्रॉड कर सकते हो, कस्टमर के लेजर के थ्रू फ्रॉड कर सकते हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इन्वेंट्री से रिलेटेड फ्रॉड्स भी जो है वो कर सकते हो। हम एक टॉपिक कवर करेंगे इसमें कैश वाला, बाकी टॉपिक आप लोग एक बार रीड कर लेंगे। कैश रिसिप्ट वाला हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कैश रिसिप्ट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, रिसिप्ट इशू कर देना फुल अमाउंट की और पैसा जो है वो एक्चुअली में बुक्स में कम डालना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट जितना दिया है उससे ज़्यादा दिखा दिया, अगेन पैसा जो है वो कम गया है। बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सप्रेस कर रहे हैं कैश रिसिप्ट को। तो आप सप्रेस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप सप्रेस करने के लिए रिसिप्ट पूरी इशू कर रहे हो, अमाउंट कम डाल रहे हो, डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हो, डिस्काउंट जो है वो दे नहीं रहे हो, दिखा ज़्यादा रहे हो, अमाउंट कम डाल रहे हो। फिर उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया है, उसने रिटर्न कुछ किया नहीं है, आप रिटर्न देके फेक जो है वो क्रेडिट्स दिखा रहे हो। उसके बाद कैश सेल को क्रेडिट सेल दिखा रहे हो और साथ साथ में गुड डेट को बैड डेट दिखा रहे हो। कैश को क्रेडिट दिखा रहे हो, गुड को बैड दिखा रहे हो, रिटर्न किया नहीं है रिटर्न दिखा रहे हो और क्रेडिट दे रहे हो, डिस्काउंट दिया नहीं है डिस्काउंट दिखा रहे हो, कम अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो, रिसिप्ट ज़्यादा की दे रहे हो, रिकॉर्ड कम कर रहे हो, दैट्स इट, राइट। इनकी वेरिफिकेशन हो कैसे कैसे सकती है, बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो आपके जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है आप उनको डिटेल में स्क्रूटनाइज कीजिए, कार्बन कॉपीज चेक कीजिए रिसीट की। उसके साथ साथ आपने कैश डिपॉजिट डिटेल जो बैंक पेइंग स्लिप पे है और जो एक्चुअल कैश बुक में है उनको आप रिकंसाइल कर सकते हैं। छोटे छोटे जो अमाउंट्स आते हैं जैसे कि स्क्रैप सेल वगैरह उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए। कैश सेल को आप डिटेल में वाउच कीजिए, कैश डिस्काउंट को आप लोग अगेन फिर से एक बार रिव्यू कीजिए। इसी तरह से बाकी सारे टॉपिक्स भी हैं जो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कवर कर सकते हैं। लो भाई लो, तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड बताओ। इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड आपने कैसे याद रखने हैं, रिकॉर्ड्स, एविडेंस, रिस्पॉन्सेज, अदर इंडिकेशन। रिकॉर्ड, या तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही फुली या पार्शली, रिकॉर्ड डिले हो रहा है, या फिर रिकॉर्ड गलत हो रहा है एंड मिस क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग। दूसरा पार्ट हमारे पास बेटा क्या आया, मिसिंग एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिल रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास क्या आया, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहे, मैनेजमेंट एक्सेस नहीं दे रही है, मैनेजमेंट कैट यूज नहीं करने दे रही, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स को डिले कर रही है, मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इश्यूज पे एक्शन लेने से मना कर रही है, मैनेजमेंट अननेसेसरी टाइम प्रेशर बना रही है। तो फिर से एक बार जल्दी से, एक्सेस नहीं दे रही, टाइम प्रेशर बना रही है, डिले कर रही है, कैट यूज करने से मना कर रही है और आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज को एड्रेस नहीं कर रही है। अच्छा जी, अदर इंडिकेटर बहुत सिंपल, अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत ही अलग है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास आए रिस्पॉन्स टू फ्रॉड। तो रिस्पॉन्स टू फ्रॉड को 4 कैटेगरी में बांट दो, 330, 240। याद रखिए 330, 240 सबसे पहले बोलते हैं अपने लोग सही करो, यानी कि आपने क्या करना है, सही पर्सोनल जो है वो भेजने हैं और साथ साथ में अकाउंटिंग पॉलिसी को इवेल्युएट करो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन्वॉल्व करो। 3 बातें, लोग सही करो, अकाउंटिंग पॉलिसी को इवेल्युएट करो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन्वॉल्व करो। पहला लेवल हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा लेवल, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हो रही है। एक एक वर्ड दो मुझे, एडजस्टमेंट्स को चेक करो, एस्टिमेट्स को चेक करो, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चेक करो। इसे एक ही वर्ड मान के चलो। अच्छा जी, फ्रॉड रिस्क फैक्टर को इवैल्यूएट करना है। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर 3 होते हैं, हमें बचपन से याद है, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, और आखिरी वाला सबसे आसान था, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड TCWG से, कम्युनिकेशन अथॉरिटी से, और डॉक्यूमेंटेशन हर रोमम की और उसका जो रिस्पॉन्स बनाया है उसकी।
डन। लीजिए आखिरी टॉपिक बच्चों, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड का। देख रहे हो फ्रॉड वाली इन्वेस्टिगेशन कितनी बड़ी है। आ जाओ। ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज लो बाई लो। ऑडिटर्स एबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है? स्किलफुलनेस ऑफ परपेट्रेटर। भाई अभिषेक बच्चन चोर को पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, ये डिपेंड करता है कि चोर कितना शातिर है। नहीं समझे? आपका अगर परपेट्रेटर बहुत ज्यादा स्किलफुल है, उसे सारी नॉलेज है कंप्यूटर्स की, अकाउंटिंग की, तो मुझे बताओ फ्रॉड पकड़ना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होने वाला है। देन फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन। याद रखिए अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो भाई साहब जल्दी पकड़ में आएगा। एक आधी बार करता तो शायद वो स्किप हो जाता। पापा की पॉकेट से एक बार पैसे निकाले, कुछ नहीं हुआ। रोज रोज निकालोगे बेटा पापा पकड़ लेंगे, बता रहे हैं आपको। बहुत बेसिक एग्जांपल हुआ बट समझ आया फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट से। फिर कॉल्यूजन। कॉल्यूजन क्या होती है? मिली भगत। जितनी ज्यादा मिली भगत होगी फ्रॉड पकड़ना उतना ही क्या होने वाला है? मुश्किल होने वाला है। वो उतने ज्यादा दिन तक छुपाया जा सकता है। देन साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट मैनिपुलेटेड। छोटे अमाउंट जनरली आसानी से पकड़ में नहीं आते, बट बड़े अमाउंट जो हैं वो नजर में भी आते हैं और पकड़ में भी आते हैं। देन सीनियरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व। आप बताओ सीनियर व्यक्ति इन्वॉल्व है, सीनियर व्यक्ति इन्वॉल्व है, क्या लगता है? मुश्किल होने वाला है भाई, बिकॉज ही इज इन द कमांड, ही नोज द लूप होल, ही इज द सिस्टम। कम ऑन। तो अब इंस्टीट्यूट तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बताओ भाई ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड पे किस किस का इंपैक्ट आ सकता है? तो सामने वाले की स्किलफुलनेस, फ्रॉड की फ्रीक्वेंसी, कॉल्यूजन, साइज एंड सीनियरिटी। दैट्स इट। डन। बोल दो। आ जाओ। दो छोटे छोटे टॉपिक और यहां पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड। ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड किस किस पे डिपेंड करती है? सामने वाले की स्किलफुलनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रॉड, मिलीभगत, साइज और सीनियरिटी। मिलीभगत, साइज और सीनियरिटी। फिर से सामने वाले की स्किलफुलनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रॉड, मिलीभगत, साइज एंड व्हाट? आपकी सीनियरिटी। दैट्स इट। और फ्रॉड डायमंड भी आपको रिवाइज करा देता हूं। याद रखिए दो भाई थे, मतलब दो दोस्त थे, डेविड टी वोल्फी और डाना री हेरमरसन। इन्होंने भाई साहब फ्रॉड डायमंड का कॉन्सेप्ट बताया और इन्होंने बोला हर फ्रॉड के 4 एलिमेंट होंगे। पहला एलिमेंट क्या होता है? इंसेंटिव और प्रेशर। आई नीड टू और आई वांट टू और आई हैव अ नीड टू। दूसरा क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। सिस्टम में वीकनेस है और अगर सही व्यक्ति चाहे तो उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? रैशनलाइजेशन क्या होता है? जस्टिफाई करना, कन्विंस करना अपने फ्रॉडलेंट बिहेवियर के लिए। और चौथा होता है कैपेबिलिटी। आपके पास नेसेसरी ट्रेट और एबिलिटीज हैं ताकि आप ये फ्रॉड कर पाए। डन। बोल दीजिए। तो ये हमारा फ्रॉड डायमंड वाला टॉपिक भी यहां पे एक बार रिवीजन में कवर हो जाता है। ओके, दैट्स इट। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक ओवर कर रहा हूं। ये देखिए मैंने आपको 3 इन्वेस्टिगेशन प्रॉमिस करी थी, मैंने आपको 3 इन्वेस्टिगेशन पढ़ा दी हैं। एक इनकमिंग पार्टनर वाली, एक आपको बैंक वाली और एक आपकी फ्रॉड वाली। ये दोनों इन्वेस्टिगेशन का अगर आप साइज देखेंगे, फ्रॉड के दोनों मिला के फ्रॉड का 1/4 है, तो बहुत आसानी से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। कम ऑन राइट। अच्छा, इसका भी अगर आप साइज देखेंगे, अगेन ये भी बहुत ही एकदम छोटा सा ही है। मैंने सारा जो पेन पॉइंट्स थे आपके कवर करा दिए, यहाँ से स्टार्ट कराया। और आपका लोन वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फ्रॉड वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो हमने कवर कर लिया क्लास में। ट्रेड्स बोले तो जैसे कोई ऑनेस्ट है, कोई डिसऑनेस्ट है। ट्रेड्स का एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता। ट्रेड्स होते हैं कि जैसे कोई बंदा हमेशा सच बोलता है तो उसका एक ट्रेट है, राइट। स्वभाव भी बोल सकते हैं, एग्जैक्ट हिंदी मुझे आइडिया नहीं है, बट एक बार मैं गूगल करके देख लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि मुझे भी पता चल जाए। ट्रेट्स, क्वालिटी दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। किसी व्यक्ति के चरित्र या व्यक्तित्व की विशेषताएं, राइट। चलो जी, तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टिगेशन वाली क्लास पूरी। अब चलते हैं और हम एक बढ़िया सी प्यारी सी रिवीजन वीडियो भी बना लेते हैं। डन। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट बेटा इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जो आपके लिए है काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। अमेंडमेंट्स, अपडेट्स वगैरह उसके अंदर, अपडेट्स ही बोलूंगा, अमेंडमेंट तो नहीं बोलूंगा, कुछ अपडेट्स वगैरह आईसीए की तरफ से उसके अंदर है। पूरा चैप्टर है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक अकाउंटिंग का। प्लीज इसका नेचर समझिए। ड्यू डिलिजेंस मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकते थे, आ भी चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन में बहुत अननेसेसरली टॉपिक्स भरे हुए थे। हमने पूरी कोशिश करी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं
अपनी टीचिंग के साथ, इस टॉपिक के साथ और आपके करियर के साथ जस्टिस कर पाऊँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं जो कवर कराना चाहता था मैंने आपको कवर कराया है। नेक्स्ट हमारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग शुरू होगा, अगेन उसमें भी 1 या 2 क्लास लग सकती हैं, फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा समाप्त। डन। चलिए इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर रिवीजन में हम आपसे बातचीत करते हैं।